अब हम लोग गेम थियरी, ये हमारा एलपीपी के बाद एक महत्वपूर्ण चैप्टर है गेम थियरी, और इस गेम थियरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। गेम थियरी के प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी हैं, प्रॉब्लम्स पे आम हैं। उससे पहले कुछ यूजुअल वर्ड्स जो उसमें बार बार आएंगे तो उसकी क्या मीनिंग है, वैसे एक्चुअल मीनिंग तो उसका जब वो प्रॉब्लम में जहाँ वो आएगा और उसके कॉन्सेप्ट को वहाँ दिखाया जाएगा कि प्रॉब्लम में ये है तो उसका ये मीनिंग है, तो वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन एक उसकी एक आइडिया, आपको कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है जो प्रॉब्लम्स में आते हैं उन पे हम आपको डिस्कस करके फिर प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम में जो चीज़ें जहाँ आएंगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें तो सबसे पहले है गेम थियरी की। गेम थियरी है क्या? तो एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इन्वॉल्विंग 2 or more पार्टिसिपेंट्स इज सेड टू बी गेम। यानी कोई भी एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन जिसमें 2 या 2 से अधिक उसके पार्टिसिपेंट हो, तो वो जो प्ले है, जो सिचुएशन है, वही हमारा गेम कहलाता है। और जो उसमें कंपटीटर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन पार्टिसिपेंट्स को प्लेयर कहेंगे। यानी एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन जिसमें 2 या 2 से अधिक प्लेयर या पार्टिसिपेंट्स उसको प्ले करें तो वो हमारा गेम कहलाता है। और उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन पार्टिसिपेंट्स को हम प्लेयर कहेंगे। दूसरी बात यह है कि जीरो सम गेम, ये वर्ड आता है कि जीरो सम गेम, इसकी क्या मीनिंग होगी? तो उसको हम देखेंगे। जीरो सम गेम है और 2% जीरो सम गेम है। तो यानी जीरो सम गेम में कुछ प्लेयर है और वो प्लेयर उस गेम को प्ले कर रहे हैं, तो उसमें एक के द्वारा जो जितना लॉस हो दूसरे के द्वारा उतना ही गेन हो। यानी उसके एक के गेन और दूसरे का लॉस, इसका जो सम हो वो हमारा जीरो है। तब हम कहेंगे कि ये हमारा जीरो सम गेम है। और यह जीरो सम गेम यदि 2 पार्टिसिपेंट्स के बीच में हो, यानी 2 प्लेयर के बीच में हो, तब ये 2% जीरो सम गेम कहलाता है। और यदि उसमें 2 से अधिक प्लेयर हो और 2 से अधिक प्लेयर जब रहेंगे तो उसको n% गेम कहेंगे। यानी n% गेम में 2 से जब अधिक पार्टिसिपेंट्स या प्लेयर हो जाएंगे तो n% गेम हो जाएगा। और उसमें n% गेम में उनके जितने लॉसेस हैं, जिसका जिसका लॉस हो रहा है उस गेम में, अब दोनों विन नहीं करेगा, कोई एक कुछ विन करेंगे तो कुछ उसको लॉस करेंगे। तो जो लॉस है, जिनके द्वारा भी लॉस हो रहा है, उसका लॉस और जो गेन कर रहे हैं, इनका अलजेब्रिक सम यदि जीरो हो जाए और पार्टिसिपेंट 2 से अधिक हों, तब उसको n% जीरो सम गेम हम कहेंगे। तो ये कुछ डिफिनीशंस है और डिफिनीशन अभी और भी हैं, लेकिन उन डिफिनीशन को जब प्रॉब्लम हम लोग करेंगे तो जहाँ वो चीज़ें आएंगी उस पे हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम इसके बहुत ही इजी हैं, अभी हम एक करके आपको दिखा रहे हैं। अब कुछ वर्ड्स, आपको उसकी क्या मीनिंग है थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके हम प्रॉब्लम पे आएंगे। और जो भी ये डिफिनीशन वगैरह है और जो बुक्स हैं और बुक्स में दी गई है उसकी मीनिंग आपको हम बता दे रहे हैं। लिखने को एग्जाम में जैसे बुक्स में दिया है उसको आप लिख सकेंगे। तो अभी जैसे हमारा कोई एक प्लेयर, जो प्रॉब्लम को करेंगे तो प्रॉब्लम से पहले की जो चीज़ें हैं उसको मैं बता रहा हूँ कि कोई एक प्लेयर है ए और दूसरा प्लेयर हमने सपोज कर लिया बी। तो जो प्लेयर गेन करने वाला होता है उसको ए से डिनोट करते हैं और उसकी स्ट्रेटजी का मतलब वो गेम स्टार्ट होने से पहले वो रूल जिसके द्वारा वो प्ले को गेन करना चाहता है, विन करना चाहता है, तो जो वो रूल है वो रूल ही हमारा उसका स्ट्रेटजी कहलाता है। तो यदि हमारा कोई यह ए है और उसके एक से अधिक स्ट्रेटजी है, अब वो किन परिस्थितियों में किन स्ट्रेटजी का यूज करेगा वो क्वेश्चन, वो प्रॉब्लम के अनुसार वो डिसाइड करता है। तो जैसे हमारा ए कोई एक प्लेयर है और उसका स्ट्रेटजी एक A1 है, एक स्ट्रेटजी A2 है
और एक स्ट्रेटजी उसका A3 है। यानी यह एक ये स्ट्रेटजी है जिससे वो गेन करना चाहेगा, उसको प्ले को विन करना चाहेगा। और जो यह बी है, ये बी के भी अपने स्ट्रेटजी है। उस सबके स्ट्रेटजी इक्वल हो ये आवश्यक नहीं है, सबके अपने अपने स्ट्रेटजी। तो यदि बी का जो स्ट्रेटजी है उसको B1, B2 और B3 इस तरह से डिनोट करें, तो हमारा यह ए का स्ट्रेटजी है और ये हमारा बी का स्ट्रेटजी है। अब इस A1 की स्ट्रेटजी B1 के लिए क्या होगा, एक क्वेश्चन में ये दिया जाएगा, ये वैल्यूज दी जाएगी। तो यदि कोई 2 गेम हो, 2 यानी उसमें केवल 2 ही हो, और तब उनकी जो स्ट्रेटजी है उसको यदि एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सके, तो उसी मैट्रिक्स को हम की ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। यानी 2 पर्सन हो, उसमें 2 ही प्लेयर हो, और उनकी स्ट्रेटजी को यदि एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सके, तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा की ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये की ऑफ मैट्रिक्स दिया जाएगा, तो जैसे इसकी भी वैल्यू क्वेश्चन में कुछ दिया जाएगा, इसका भी वैल्यू दिया जाएगा, ये सारी वैल्यूज ये दिए जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि यह जो ए है वो ए विन करने वाला प्लेयर होता है, और जो हमारा इसको रो में इसके स्ट्रेटजी को लिखते हैं, और यह जो बी है वो लॉस करने वाला होता है, क्योंकि एक गेन करेगा तो डिफिनिटली एक लॉस करेगा, तभी वो एक। तो ये हमारा बी जो है इसके स्ट्रेटजी को ऐसे कॉलम में लिखा गया है, इसको रो में लिखा गया है। अब जो यह ए है वो ए यह प्रयास करता है कि जो उसका गेन है, जो मिनिमम गेम है, उसको मैक्सिमम गेन कैसे कर सके। यानी जो इसका गेन है वो मिनिमम को मैक्सिमम कैसे कर सके, उसके लिए यह ए कौन सी जो उसके पास स्ट्रेटजी है उसमें से किसको ये अडॉप्ट करे कि जो उसका गेन हो रहा है, जो मिनिमम गेन है वो मैक्सिमम गेन हो सके। तो ये उसके लिए किस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेगा, ये हम लोग को डिटरमिन करना होता है। और दूसरा जो प्लेयर बी है वो बी लॉस करने वाला प्लेयर है, तो वो सोचता है कि जो हमारा मैक्सिमम लॉस है उस मैक्सिमम लॉस को हम मिनिमाइज कैसे कर सकें। यानी लॉस तो हो रहा है लेकिन मैक्सिमम लॉस को मिनिमम कैसे कर सके, तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा वो हमारा डिसाइड करना होता है। तो जो स्ट्रेटजी जिससे गेन करने वाला प्लेयर यानी जो ए है वो अपने मिनिमम गेन को मैक्सिमम करे, और जो बी है जो लॉस करने वाला प्लेयर है वो अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमम करे। तो जो स्ट्रेटजी एडॉप्ट करता है वही ए और बी का वो बेस्ट स्ट्रेटजी या ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कहलाता है। यानी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी या बेस्ट स्ट्रेटजी वो है कि गेन करने वाला जो प्लेयर ए है वो अपने मिनिमम गेन को मैक्सिमम करे, और जो लॉस करने वाला प्लेयर बी है वो अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमम कैसे कर सके। तो ये हमारा एक इसका कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरी बात हमको ये समझ रहा है, इसमें एक सैडल पॉइंट आता है। सैडल पॉइंट, तो सैडल पॉइंट क्या है कि सैडल पॉइंट में हम ये देखते हैं कि जो ए है उसका जो मिनिमम गेन है उसको मैक्सिमम करे, उसी को मैक्स मीन कहेंगे। मैक्स मीन यानी यह ए मिनिमम गेन को मैक्सिमम कैसे कर सके, तो वो हमारा उसका मैक्स मीन कहलाता है। और जो बी है वो बी हमारा मैक्सिमम गेन को यानी ए मैक्सिमम लॉस को ये मिनिमम कैसे करे, ये हमारा मिनिमैक्स कहलाता है। तो यदि ए का मैक्समिन और बी का मिनिमैक्स ये दोनों इक्वल हो जाएं, तब हम कहेंगे कि वही सैडल पॉइंट है। यानी सैडल पॉइंट में मैक्समिन और मिनिमैक्स ये दोनों इक्वल हो जाए तो जो पॉइंट होता है वो हमारा सैडल पॉइंट कहलाता है।
अब हम सैडल पॉइंट डिटरमिन कैसे करते हैं? तो डिटरमिन करने का एक रूल है। वो क्या रूल है कि अब आप देखेंगे कि जो यह ए है, इस ए में देखेंगे कि जितनी ये वैल्यू दी गई है ए में, यानी हम मैक्समिन या मिनमैक्स ये निकालते कैसे हैं? तो हम ये देखेंगे कि जो यह ए है उसकी जितनी भी स्ट्रेटेजी दी गई है, तो पहले स्ट्रेटेजी में एक स्ट्रेटेजी को रो में, तो हमें देखेंगे कि इसकी जितनी वैल्यूज है उसमें मिनिमम कौन सा, यानी इसकी जितनी भी वैल्यूज है A1 की उसमें मिनिमम कौन सा है। तो जो मिनिमम हुआ उसको हम क्या करते हैं, सर्किल से उसको राउंड कर लेते हैं। और ऐसे ही जो A2 है, देखेंगे कि ये जो वैल्यू है उसमें हमारा मिनिमम कौन है, तो जो मिनिमम हुआ उसको जो भी रहा उसको हम सर्किल से कर लेते हैं। जो A3 है उस A3 में देखेंगे कि मिनिमम कौन है, और यदि मिनिमम में 2 आवे या 2 से अधिक आवे तो हम सब पे सर्किल कर लेंगे। तो हमारा यदि ये है और यदि इसका मिनिमम ये है तो उसको हम सर्किल कर लेंगे, यानी ये न्यूमेरिकली वैल्यू रहेगा। अब हम देखेंगे कि A1 में ये जो भी नंबर है उसमें मिनिमम कौन सा है, तो ये इजी वर्क है। तो जो मिनिमम हुआ वो उसको हमने सर्किल में कर लिया, और ऐसे ही A2 का और A3 का ये हमने किया। अब हम क्या करेंगे कि जो यह B है, इस B को कॉलम में हम देखते हैं। तो जब B को कॉलम में देखेंगे तो इसका देखेंगे कि मैक्सिमम कौन सा है, इसका मिनिमम देखते हैं और इसका मैक्सिमम कौन सा है। तो जो मैक्सिमम होता है उसको स्क्वायर में हम राउंड कर लेते हैं। जैसे सपोज करें कि इसमें मैक्सिमम यह आ गया, मैक्सिमम ये आ गया, तो इसको कॉलम में देखेंगे, इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा हुआ उसको हमने स्क्वायर में कर लिया कॉलम। फिर इसमें हमने देखा कि इसमें हमारा मैक्सिमम कौन है, माने प्रत्येक कॉलम में मैक्सिमम देखेंगे और प्रत्येक रो में मिनिमम देखेंगे। तो ये सपोज किया गया कि हमारा मैक्सिमम यह आ गया। फिर इसमें देखा गया कि हमारा मैक्सिमम कौन है, सपोज किया गया कि मैक्सिमम ए आ गया। अभी प्रॉब्लम लेंगे तो और बातें क्लियर होंगी, लेकिन एक आइडिया प्रॉब्लम करने के लिए हमारे सामने आ जाए। तब वो हम ये देखेंगे कि वो कौन सा नंबर है जो नंबर सर्किल में भी है और हमारा स्क्वायर में भी है। तो जो वो वैल्यू होती है वही हमारा सैडल पॉइंट होता है, और जो इसकी वैल्यू होगा, जो इसका वैल्यू होगा वही हमारा, ये देखेंगे कि ये A1 पे ये दोनों मिला है, A2 पे मिला है या A3 पे मिला है। तो ये हमको मिला A1 पे, यानी इस A के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी A1 होगा। और तब वो ऐसे देखेंगे कि इसके किस कॉलम में मिला है, तो ये हमारा B2 में, तो इसके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगा वो हमारा B2 होगा। और उस गेम की वैल्यू कितना होगा कि जितना यहाँ आपका न्यूमेरिकली दिया है, तो जो न्यूमेरिकली दिया रहेगा तो उतना A का इस A1 की स्ट्रेटेजी के लिए वो हमारा जो वैल्यू होगा वो इसके लिए गेम की वैल्यू होगा, A के लिए वो हमारा द वैल्यू ऑफ गेम फॉर A। और जो वैल्यू होगा उसका निगेटिव, जब निगेटिव लेंगे तो वैल्यू यहाँ जो रहेगा उसको प्लस में लेंगे तो वो हमारा द वैल्यू ऑफ गेम फॉर A कहलाएगा। और उसी न्यूमेरिकली वैल्यू को जब निगेटिव लेंगे तब हमारा द वैल्यू ऑफ गेम फॉर B कहलाएगा, उसके निगेटिव को ले लेंगे। तो यानी अब हमने देखा ये 2% गेम हो गया। तो जब एक का हमने लास्ट जो विन हुआ वो प्लस आया और उतना ही हमारा B का जो हुआ वो माइनस हुआ। तो जब दोनों का अलजेब्रिक सम करेंगे तो जीरो सम, तो सम जो इसका जीरो हो गया। इसका मतलब ये 2% है और उसमें इसके लॉस और गेन, एक जितना विन करता है, जितना गेन करता है उतना ही दूसरा लॉस करता है। तो इन दोनों का सम जो आता है वो हमारा जीरो आ जाता है। और ये 2% है, ये दो ही प्लेयर है A और B, तो ये हमारा 2% जीरो सम गेम का एग्जाम्पल होता है। और इस तरह से ये प्रॉब्लम हम करते हैं। अब इसमें कुछ और भी वर्ड्स आते हैं, तो अब क्वेश्चन आता है तो उसमें हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि अभी से पूरे गेम थियरी के लिए
जैसे हमने क्या किया कि ये जो मैक्समीन हुआ जो हमने सर्किल में लिया, और जो मिन मैक्स हुआ, यदि ये दो वैल्यू इक्वल हुआ तब तो उसका सैडल पॉइंट मिल गया। और यदि ये हमारा जैसे ये सर्किल और स्क्वायर दोनों ही मिल गया तब तो हमारा इसका मैक्समीन भी यही हुआ और मिन मैक्स भी यही हो गया, और वही हमारा सैडल पॉइंट कहलाता है। तो जब सैडल पॉइंट मिल गया तब तो हम जो ये रूल बताए हैं उससे उसकी वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन यदि सैडल पॉइंट न मिले, जैसे हमारा कोई ऐसी वैल्यू न हो कि जो सर्किल में भी हो और स्क्वायर में भी हो, वही हमारा सैडल पॉइंट है। तो ये तो हमने दिखा दिया कि ये हमारा सर्किल और स्क्वायर दोनों में है, तो ये सैडल पॉइंट हो गया। लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाए कि उसका कोई सैडल पॉइंट नहीं है, तो सैडल पॉइंट मिले तो उसको सॉल्व करने का एक मेथड, और सैडल पॉइंट नहीं है तब उसको सॉल्व करने के आगे कई मेथड आएंगे, एक एक करके उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसका सैडल पॉइंट मिले, तो इसके बाद एक प्रॉब्लम लेके और शेष बातें हम आपको डिस्कस करते हैं। अब जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखें। कहा जा रहा है कि फाइंड द सैडल पॉइंट ऑफ द गेम विद द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स। ये पे ऑफ मैट्रिक्स है और उसमें ये हमको सैडल पॉइंट को डिटरमिन करना है। तो सैडल पॉइंट को डिटरमिन करने के लिए आप क्या करें कि रो में देखें कि मिनिमम कौन सा है। तो इसमें ये 20 है, 15 है, 12 है, 35 है। तो रो के मिनिमम को हम सर्किल में उसको कर देते हैं। इसमें फिर देखें मिनिमम कौन है, तो 8, ये हमारा 8 मिनिमम है। फिर इसमें मिनिमम देखेंगे तो 2, तो इस रो में 2 मिनिमम है। और ये 4 में मिनिमम हमारा -5, तो यह हमने -5। तो चारों रो में जो मिनिमम है, तो इसमें मिनिमम आपका 12, इसमें मिनिमम 8, इसमें मिनिमम 2 और इसमें मिनिमम 5। ये मिनिमम रो है। अब इसके बाद से मैक्सिमम कॉलम, तो मैक्सिमम कॉलम में देखेंगे कि इसमें हमारा जो मैक्सिमम होगा उसको स्क्वायर में, तो ये 40 ये हमारा मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम 40, ये मैक्सिमम कॉलम ये है। इसमें मैक्सिमम देखें तो हमारा 50, ये 50, तो ये मैक्सिमम इसमें 15 हो गया। अब इसमें हमारा मैक्सिमम है 12, तो ये 12 आ गया, तो ये आया 12। और इसमें हमारा मैक्सिमम है 35, ये 35। अब हम देखेंगे कि जो दोनों में एनक्लोज है, यानी सर्किल में भी और स्क्वायर में भी, इट मीन्स वो जो हमको मैक्सिमम हुआ, यानी रो का जो मिनिमम को मैक्सिमम करे, तो मैक्सिमम जो हुआ वो हमारा 12, और जो मिन मैक्स हुआ ये भी हमारा 12। तो जब ये दोनों से जो एनक्लोज्ड होगा वही हमारा सैडल पॉइंट होगा, यानी वो वैल्यू जो हमारा मैक्स मीन और मिन मैक्स दोनों सेम आ जाए तो वही हमारा सैडल पॉइंट होता है। तो ये हमारा सैडल पॉइंट हुआ, और इस सैडल पॉइंट की वैल्यू जो हुआ हमारा 12 हुआ। और फिर अब इसी में यदि गेम की वैल्यू पूछा जाता या ये पूछा जाता, अभी केवल सैडल पॉइंट पूछा है, ये नहीं पूछा है कि इसमें गेम की वैल्यू क्या होगा, चाहे हमारा कौन सा प्लेयर किस स्ट्रेटेजी को एडॉप्ट करेगा। तो अब इसमें यदि वो भी क्वेश्चन पूछता तो आप क्या करते, अभी तो सिर्फ सैडल पॉइंट पूछा है, यदि उसको भी पूछता तब आप देखेंगे कि यह ए के लिए बेस्ट या ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी A1 होगा, और बी के लिए बेस्ट या ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी B3 होगा, और जो वैल्यू ऑफ गेम फॉर ए वो 12 होगा, और वैल्यू ऑफ गेम फॉर बी ये हमारा -12 होगा। लेकिन वो चीज पूछा नहीं है, केवल सैडल पॉइंट निकालने को पूछा है। तो सैडल पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये आइडिया आपने समझ लिया।
अब एक क्वेश्चन देखें, ये कहा जा रहा है कि फॉर द गेम विद द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिन द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द प्लेयर ए एंड बी। अब हमको ये दिखाना है कि ए और बी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा, ए के लिए क्या होगा और बी के लिए क्या होगा, ये पहली बात हमको दिखानी है। दूसरा, आल्सो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गेम, यानी इस गेम की वैल्यू क्या होगा वो हमको डिटरमिन करना है। और फिर लास्ट में पूछा जा रहा है, इज दिस गेम फेयर आर स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल, ये हमको दिखाना है। तो यदि कोई भी एक प्रॉब्लम जैसे हम लोगों ने ये किया है, तो सबसे पहले तो सैडल पॉइंट निकालते हैं, और जो सैडल पॉइंट की जो वैल्यू आती है वही हमारा गेम की वैल्यू होती है, वो गेम की वैल्यू हो जाएगा। लेकिन ए के लिए वो प्लस में, और जो गेम सैडल पॉइंट होगा उसका निगेटिव लेंगे तो द वैल्यू ऑफ गेम फॉर बी के लिए होता है। और फिर ये कहा जाए कि यह गेम फेयर है क्या, तो फेयर और नॉट फेयर, ये दो वर्ड आते हैं। जो गेम की वैल्यू हम निकालेंगे, यदि वो 0 रहा तो फेयर और नॉन 0 रहा तो नॉट फेयर। गेम की वैल्यू हम निकालेंगे और वो गेम की वैल्यू जो हुआ वो यदि हमारा 0 रहा तो फिर हमारा फेयर हुआ, और नॉन 0 रहा तो हमारा नॉट फेयर हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल, यदि ये पूछा जाए कि वो जो गेम होगा वो स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल है या नहीं है, तो जो गेम की वैल्यू आती है वो जब नॉन 0 रहेगा और यूनिक रहेगा तभी वो हमारा स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल होगा। तो इस क्वेश्चन में अभी हम लोग देखते हैं, तो अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब हम क्या करेंगे, इसी में यह प्लेयर ए इसका और ये प्लेयर बी, तो इसके दो स्ट्रेटजी हैं, एक A1 और एक A2, और इसका 3 है B1, B2 और B3। अब जो इसका मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स में दिया गया है -1, फिर यहाँ से 2 और यह -2, फिर ये 6 और यह 4 और फिर ये -6। अब हम क्या करते हैं कि मिनिमम रो, तो मिनिमम रो में देखेंगे तो ये -1 है, ये 2 है और ये -2 है, तो मिनिमम रो में -2 ऐसा आ गया। अब इसमें हमारा -6, ये -6 ऐसा हो गया, और फिर इसमें मैक्सिमम देखेंगे, कॉलम में मैक्सिमम तो 6, ये 6 आया। इसमें हमारा मैक्सिमम 4 आया, और इसमें हम मैक्सिमम लेंगे तो -2। ये सर्किल से हमने इसको कर नहीं पाए हैं, सर्किल से करना पड़ेगा। रो में जो मिनिमम हुआ वो सर्किल -2, इसमें जो हमारा मिनिमम हुआ -6, और जो मैक्सिमम हुआ इसमें हमारा जो मैक्सिमम हो गया वो माइनस में है, तो मैक्सिमम -2 होगा। निगेटिव में जो वैल्यू हमारा लेस रहेगा वही मैक्सिमम होगा, तो ये हमारा मैक्सिमम हो गया। तो जो सर्किल और स्क्वायर दोनों से एनक्लोज होता है वही हमारा ये सैडल पॉइंट हुआ। इसका मतलब ए मैक्स मिन इज इक्वल टू मिन मैक्स इज इक्वल टू -2, ये -2 आ गया। तो ये हमारा सैडल पॉइंट हुआ। जब सैडल पॉइंट मिल जाए तब हमारा जो निकालने का, ये जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है, तब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये जो सैडल पॉइंट आया है वो किस रो में है, तो A1 में है। इसका मतलब बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ए, बेस्ट या उसी को ऑप्टिमल स्ट्रेटजी भी कहते हैं, तो बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ए इज A1। ए के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी 2 है इसमें, तो वह है A1, और बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर
बी इज B3, ये जो सैडल पॉइंट है बी के B3 में आएगा, तो B3 वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम फॉर ए इज, अब ए के लिए जो हमारा सैडल पॉइंट है वही आ जाएगा गेम के लिए, तो -2 और वैल्यू ऑफ गेम फॉर बी इज, जो ये रहेगा उसका निगेटिव, तो -2 दैट इज +2, तो ये हमारा वैल्यू ऑफ गेम हो गया। अब देख रहे हैं कि जो ये मैक्स मीन और मिन मैक्स यानी जो सैडल पॉइंट आया है -2, यदि ये 0 रहता तब ये फेयर गेम होता, और यदि ये नॉन जीरो है तो हमारा नॉट फेयर। तो सिंस मैक्स मीन इज इक्वल टू मिन मैक्स इज इक्वल टू -2, which is non-zero, this imply game is not fair। यदि ये 0 रहता तो फेयर होता, नॉन जीरो है तो ये नॉट फेयर हो गया। अब जो ये मिन मैक्स और मैक्स मीन ये दोनों की जो वैल्यू आया है, यदि ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा यह स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल होगा। यदि ये 0 आ जाता तब हमारा स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल नहीं होता। तो यहाँ से आल्सो -2 इज यूनिक एंड non-zero, this imply the game is strictly determinable। ये हमको निकालना था, जो सैडल पॉइंट निकाल लें और सैडल पॉइंट निकालने के बाद वो सैडल पॉइंट जिस रो में है उस प्लेयर ए का वही स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी होगा, और जिस कॉलम में है वो प्लेयर बी के लिए वो बेस्ट स्ट्रेटजी होगा। और जो वैल्यू आया है मैक्स मीन और मिन मैक्स का, वो ए के लिए वही हमारा वैल्यू ऑफ गेम होगा, और उसका निगेटिव लेंगे तो वो हमारा वैल्यू ऑफ गेम फॉर बी होगा। तो ये वर्क हमने यहाँ से समझा है। फिर ये जब कहा जाएगा कि गेम हमारा फेयर है या नहीं है, तो यदि जो ये गेम की वैल्यू जो आया ये हमारा 0 हो जाए तो फेयर, और नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन फेयर। और फिर यदि ये वैल्यू हमारा यूनिक आवे और नॉन जीरो आवे तब हमारा स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल कहलाता है। तो इस तरह से इतने ही टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है। एक क्वेश्चन इस फॉर्म का और बता के फिर तब नेक्स्ट आगे हम दूसरा वर्क करेंगे। एक प्रॉब्लम और देखें, सॉल्व द गेम हुज पी ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। अब प्लेयर ए है, उसकी स्ट्रेटजी 2 है, A1 इसकी ये वैल्यू दी गई है, A2 ये वैल्यू दी गई है, प्लेयर बी का ये हमारा कॉलम में यह दिया गया है। तब हमको ये पूछा जा रहा है कि इज द गेम फेयर आर स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल, क्या ये, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अभी दिख रहा है कि इज द गेम फेयर आर स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल, ये गेम हमारा फेयर है या नहीं है। ये तो हमारा जो वैल्यू ऑफ गेम आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि वो हमारा 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है। तो उसको निकालने के लिए हमको वही मैक्स मीन और मिन मैक्स ये दोनों निकालना पड़ेगा, दोनों इक्वल होगा, वही हमारा वैल्यू ऑफ गेम या सैडल पॉइंट होगा। तो सॉल्यूशन हम निकालें। सॉल्यूशन प्लेयर ए
प्लेयर बी, यह A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, B3 है। ये हमारा मैट्रिक्स है और वैल्यू दी गई है 6, 8 और 6 और यह 4, 12 और 2। अब हम क्या करेंगे, सैडल पॉइंट निकालें तो रो में मिनिमम, तो ये हमारा 6 2 मिनिमम में 2 आ गया। इसीलिए देखिए इस क्वेश्चन को हमने अडॉप्ट किया है कि अभी तक जो किया गया वो सिर्फ सिंगल से गलत था, यहाँ 2 आ गया तो हमने 6 इसको भी ले लिया और 6 इसको भी लिया। अब इसको जो मिनिमम हुआ वो हमने 6 ए मिनिमम रो ये हो गया और यह मैक्सिमम कॉलम। तो यहाँ से मैक्सिमम लेंगे तो ये 6, तो ये हमारा 6 मैक्सिमम और यहाँ अच्छा इसका भी मिनिमम देखें तो ये 2 मिनिमम या 2। तो अब हम इसमें मैक्सिमम, फिर इसमें मैक्सिमम देखेंगे तो 12, तो ये हमारा 12 ऐसा है और इसका मैक्सिमम देखेंगे तो फिर 6, तो ये 6। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो मैक्सिमिन है वो दोनों वैल्यू सेम है, मैक्सिमिन इज इक्वल टू मिन मैक्स इज इक्वल टू 6, ये 6 आया है। तो अब आप देखेंगे कि ये दोनों जो वैल्यू है 6 में 6 है वो हमारा एक ही रो में है इस A1 में। तो A के लिए तो बेस्ट स्ट्रेटजी हो गया हमारा A1, क्योंकि A के लिए हम रो को देखते हैं कि जो सैडल पॉइंट है वो हमारा किस रो में है, तो जिस रो में है उसकी जो स्ट्रेटजी है वही उसके लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी या बेस्ट स्ट्रेटजी होता है। तो इसके लिए तो जो है A1 हो गया। लेकिन अब आप देखेंगे तो B के लिए 2 इक्वल है, ये B1 भी है और ये हमारा B3 भी है। तब यहाँ जब कॉलम में ये दोनों जब इक्वल आ जाते हैं तब हमें देखते हैं कि इन दोनों में किसको ज़्यादा प्रीफर हमको करना चाहिए। तो वो चूंकि बी जो होता है वो लूज करने वाला प्लेयर होता है और ए विन करने वाला प्लेयर होता है। तब आप देखेंगे कि इसके नीचे जो ये इक्वल आया उसके अतिरिक्त ये हमारा C2 है। तो यदि इसको अडॉप्ट करेंगे तो ये 2 लॉस करेगा और यदि इसको अडॉप्ट करेंगे तो 4 लॉस करेगा। इसलिए लॉस मिनिमम किस में हो तो हमारा वो B3 में। तब हम इसके लिए जो B होगा उस B के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगा वो हमारा B3 होगा। तो सिर्फ ये 2 इक्वल आ गया। यदि ये चीज़ यहाँ नहीं बताई जाती और एग्जाम में आ जाता तब आपको लगता कि इसमें हम क्या करें, 2 इक्वल हो गए। तो इसीलिए देखेंगे कि इसमें इसको ये लूज करने वाला तो यहाँ 2 लूज करेगा और यहाँ हमारा 4 लूज करेगा, इसलिए मिनिमम लूज इसमें है। तब हम क्या करेंगे कि बी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी B3 होगा। तो अब इतना लिखा है तो बेस्ट या इसी को ऑप्टिमल फॉर ए इज A1 and best strategy for B is B1 and B3, but B1 loses for as well as B3 loses 2. Therefore, best
स्ट्रेटेजी फॉर बी इज B3, इसके लिए हमारा बेस्ट स्ट्रेटेजी ये हो गया। और द वैल्यू ऑफ गेम फॉर ए इज इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ गेम फॉर B is -6 since the value of game is non-zero, this implies game is not fair and strictly determinable. इस तरह से इसी टाइप के क्वेश्चन यदि हमको सैडल पॉइंट मिलता है तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब हमको जैसे ये देखा गया कि सैडल पॉइंट हमको मिल गया, यानी कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसा मिल गया कि जिसका मैक्स मीन और मिन मैक्स दोनों एक ही पॉइंट है, तब तो सैडल पॉइंट मिल गया तो हम सॉल्यूशन इस तरह से निकाल लेते हैं। लेकिन यदि सैडल पॉइंट न मिले तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कौन सा स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम ये जो आएगा वो उसी पे आधारित रहेगा। सॉल्व द फॉलोइंग 2 पर्सन गेम, और उसमें की ऑफ मैट्रिक्स दिया गया है। प्लेयर ए का 2 स्ट्रेटजी है, A1 और A2। प्लेयर बी का 2 स्ट्रेटजी है, B1 और B2। तो जब भी सॉल्व करने को क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहला काम सैडल पॉइंट निकालते हैं, और सैडल पॉइंट यदि मिल रहा है तब जो अभी अभी मेथड हम लोगों ने यूज किया है उसी के द्वारा उसको हम निकाल लेते हैं। लेकिन सैडल पॉइंट नहीं मिलता है तो उसको करने के कोई मेथड है, उसमें एक एक करके हम लोग उसको देखेंगे कि किस परिस्थितियों में किसका यूज करेंगे। तो सैडल पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इसका मिनिमम, तो यह 2 हो गया और इसका मिनिमम 1 हो गया, और फिर इसका मैक्सिमम 4 हो गया और इसका मैक्सिमम 5 हो गया। इट मीन्स देख रहे हैं कि इसमें कोई एक वैल्यू ऐसा नहीं मिला जो सर्किल और स्क्वायर ये दोनों से एनक्लोज्ड हो, इसलिए इसका सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो जब सैडल पॉइंट नहीं मिला तब हम सैडल पॉइंट मिलता तो इसके पहले जैसे हम लोगों ने किया उसके हेल्प से हम कर लेते इसको। लेकिन सैडल पॉइंट नहीं मिला तब उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज करते हैं कि ए की स्ट्रेटजी x1 x2 है, यानी उतनी वैल्यूज लेते हैं कि इसमें जितनी इसकी स्ट्रेटजी है, तो ए की स्ट्रेटजी को हम x1 x2 लेते हैं और बी में भी 2 है तो इसको y1 y2 ऐसा हम ले लेते हैं। तब यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन सिंस मैक्स मीन इज नॉट इक्वल टू मिन मैक्स, ये हमारा कोई ये मैक्स मीन यानी वो जो सर्किल और स्क्वायर दोनों से हो तो वो हमारा वही क्वालिटी आती है, और ये वैल्यू हमारा कोई एक दोनों में एनक्लोज्ड नहीं है, इसलिए हमारा ये डिफरेंट है। तब अब हम देखेंगे, यानी ये जो मिनिमम आया ये हमारा मिनिमम ऑफ रो, तो मिनिमम ऑफ रो यहाँ 2 आया और यहाँ मिनिमम ऑफ रो 1 आया, और इसमें ये मैक्सिमम जो आया वो हमारा 4 आया और इसमें हमारा मैक्सिमम जो आया 5 आया। तो जो मिनिमम है उसमें मैक्सिमम कौन सा है, तो 2। जो मिनिमम आया
उसमें मैक्सिमम, तो वो हमारा मैक्समीन हो गया, यानी मिनिमम में मैक्सिमम वो 2 आ गया। और इसमें मैक्सिमम में मिनिमम कौन है, तो हमारा 4। तो ये 2 और ये यहाँ 4 और यहाँ 2, ये दोनों डिफरेंट है। तो यदि ये दोनों इक्वल होता तब तो वही सैडल पॉइंट हो जाता, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा सैडल पॉइंट नहीं मिला। और जब सैडल पॉइंट नहीं मिला तो जो अब तक मेथड हम लोगों ने अडॉप्ट किया उसका यूज नहीं करेंगे। तो दिस इम्प्लाई देयर इज नो सैडल पॉइंट, वही हमारा सैडल पॉइंट नहीं मिला। अब जब सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी मेथड को समझना है। तो लेट x1 x2 एंड y1 y2 be the strategies for A and B। इनकी स्ट्रेटजी हम सपोज कर लेंगे कि यह 2 स्ट्रेटजीज का है, तो ए वाले को x से लेते हैं और बी वाले को y से लेते हैं। तो इसमें 2 है तो x1 x2 और बी में हमारा 2 है तो y1 y2, ऐसा ले लिया। अब इसमें x1 और x2 की वैल्यू हम निकालते हैं, y1 और y2 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, तो उसका फार्मूला है। तो देखें x1 की वैल्यू क्या आएगा, तो अब ये 2 रो, ये पहला रो है और ये दूसरा रो है। तो जब हम x1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी पहले का तो दूसरे रो से निकालेंगे, और जब x2 को निकालेंगे तो पहले वाले से निकालेंगे। तो अब करेंगे क्या, ये देखेंगे कि तो ये हमारा a11, यानी यह वैल्यू करेंगे तो a11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसा होगा। तब हम क्या करते हैं कि x1 की वैल्यू जब लिखेंगे तो ये x1 को नहीं x2 से लेंगे, और x2 में सबट्रैक्ट उससे करेंगे जो इक्वल रहेगा। यानी हमको इसको सबट्रैक्ट करना होगा तो 1 1 इससे सबट्रैक्ट करेंगे, और इसमें सबट्रैक्ट करना होगा तो इक्वल है a22। तो इसकी जो वैल्यू आएगा x1 का वो x2 से निकालेंगे a22 माइनस a21 अपान, यानी ये याद न रखें, यहां से समझे कि जब x1 ये है, x1 ये है, x2 ये है, तो x1 निकालना होगा तो x2 से, और जब x2 निकालना होगा तो x1 से, लेकिन सबट्रैक्ट होगा जो इक्वल होगा उसी से। तो इसमें हमारा सबट्रैक्ट होगा a22 से, तो a22 से a21 ये सबट्रैक्ट हुआ, और अपान ये दोनों जो इक्वल है उसका सम, यानी a11 प्लस a22 और माइनस डिफरेंट वाले का सम, तो a12 प्लस a21 ये x1 की वैल्यू होगा। अब वैसे x2, ये फार्मूले को समझे, x2, तो जब x2 निकालेंगे तो x1 से निकालेगा, और x1 से निकलेगा तो सबट्रैक्ट हमेशा इक्वल वाले से होगा। तो यह है a11 और माइनस a12, ऐसा है, और अपान फिर इक्वल का सम a11 प्लस a22 और माइनस डिफरेंस का सम, तो a12 प्लस a21, ये हमारा x1 और x2 ये निकलेगा। तो जरा x1 की वैल्यू देखें क्या आया x1, तो x1 यहाँ निकालेंगे ये, तो x2 से इससे 5 माइनस 1, तो ये 5 माइनस 1 अपान इक्वल का सम, तो a11 ये है, a22 ये है, तो 4 प्लस 5 माइनस डिफरेंट का सम, तो 2 प्लस 1, और यहाँ जब x2 करेंगे x2 तो a11 4 है, 4 और माइनस 2 और अपान ये डिनोमिनेटर वही आएगा 4 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 1, यानी ये आएगा हमारा
यहाँ से 4 और ये 9 माइनस 3 तो 6, दैट इज 2/3 x1 हो गया। अब x2 की वैल्यू देखें तो ये x2 ये 4 माइनस 2 तो 2 और बाई 9 माइनस 3 6 यानी ये 1/3। तो जो इसकी स्ट्रेटेजी हमने x1 x2 लिया था तो x1 की वैल्यू आ गया 2/3 और x2 की वैल्यू 1/3 यानी ए की स्ट्रेटेजी होगा वो 2/3 1/3। तो देयरफॉर स्ट्रेटेजी R A is equal to x1 2/3 x2 1/3। ये हमारा इसका स्ट्रेटजी हो गया ए का। अब हम क्या करेंगे, ऐसे बी का निकालेंगे। तो बी का निकालिए, y1 निकालेंगे y1 तो एक कॉलम है, जैसे हम इस ए के लिए रो और बी के लिए कॉलम। तो जब y1 माने पहला कॉलम तो पहला को निकालना होगा तो दूसरे से, यानी यह a22 माइनस a12 तो यह a22 माइनस a12 कॉलम में ही सब्जेक्ट होगा, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा इक्वल वाले से होगा। तो पहले कॉलम का निकालना होगा तो दूसरे कॉलम का डिफरेंस, और जब दूसरे का निकालना होगा तो पहले का, और डिनोमिनेटर वही है यानी इक्वल का सम और माइनस डिफरेंट का सम। तो a12 प्लस a21 यानी ये हमारा इक्वल है इसका सम और ये हमारा डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये 1 2 है, ये 2 डिफरेंट है। तो इस तरह से ये y1 हो गया। अब y2 तो y2 की वैल्यू जब निकालना होगा तो y1 से निकालेंगे। तो a11 माइनस a21 अपान a11 प्लस a22 और माइनस a12 प्लस a21 ऐसा हम लिखेंगे। और वैल्यू लिखें तो यहाँ से a22 है आपका 5 माइनस 2 5 माइनस 2 अपान फिर ये 4 प्लस 5। तो अभी इसको देखा गया था कि ये वैल्यू हमारा 9 और माइनस यह 3 9 माइनस 3 दैट इज ए 5 माइनस 2 तो 3 और अपान 6 दैट इज 1/2 ये y1 आ गया। अब y2 को देखें तो y2 को पहले से निकालेंगे तो इक्वल वाले से यानी 4 माइनस 1 तो 4 माइनस 1 अपान फिर यही 9 माइनस 3 6 आएगा, ये वैल्यू सेम है। तो ये आ गया 4 माइनस 1 3/6 दैट इज 1/2। देयरफॉर स्ट्रेटजी फॉर b इज इक्वल टू y1/2 यानी 1/2 1/2। अब a और b के लिए स्ट्रेटजी क्या होगा ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम इसकी वैल्यू ऑफ गेम ये भी हमको निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ गेम उसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए फिर फार्मूला देखेंगे। ये आपका इक्वल का प्रोडक्ट यानी ये इक्वल का प्रोडक्ट a11 इंटू a22 इक्वल का प्रोडक्ट माइनस डिफरेंट का प्रोडक्ट। तो यह a12 इंटू a21 अपान सम यह a11 और प्लस a22 और माइनस a12 प्लस a21 ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसकी वैल्यू को निकाल लें। तो जब निकालेंगे तब देखेंगे कि इक्वल का प्रोडक्ट तो 20 और माइनस 2
तो यह 2 और अपान पहले से 6, तो 18/6 दैट इज 3। तो जो ये वैल्यू ऑफ गेम आया, तो जो आता है ए के लिए उसको प्लस से लेते हैं और बी के लिए माइनस से। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ गेम फॉर ए इज इक्वल टू 3 एंड वैल्यू ऑफ गेम फॉर बी इज इक्वल टू -3। इस तरह से टोटल आपका जब हमारा नॉट इक्वल रहे, सैडल पॉइंट न मिले, उस स्थिति में हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, तो फार्मूला निकालने के लिए देखो A1 A2 ये याद रखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। करेंगे क्या कि जो ए की स्ट्रेटजी है वो हमारा रो वाला है, तो x1 को करेंगे तो x2 यानी दूसरे रो से निकालेंगे, और जब x2 का निकालेंगे तो x1 पहले रो से निकालेंगे, तो उसमें इक्वल वाले से डिफरेंट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे हर स्थिति में। तो यानी जब पहले वाले को निकालना होगा तो दूसरे से, तो A22 ये इक्वल है और यह A21 ये डिफरेंट है, और जब पहले वाले को निकालना होगा, दूसरे वाले को निकालना होगा तो पहले से निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा इक्वल वाले से ही डिफरेंट, तो यह A11 ये इक्वल है और A12 ये डिफरेंट है, तो 4 - 2, और डिनोमिनेटर तो सब में ये कहेंगे, यानी इक्वल का सम माइनस डिफरेंट का सम, ये सबका डिनोमिनेटर। और वैल्यू ऑफ गेम में सिर्फ ये अंतर आ जाता है कि अब हम क्या करते हैं कि इसका इक्वल का प्रोडक्ट, यानी A11 यह इक्वल है और ये इक्वल है, तो इसका डिफरेंस माइनस डिफरेंट का डिफरेंस, और डिनोमिनेटर वही जो हम लोग पहले से यूज करते रहे। तो इस तरह से ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करने का हमारा ये मेथड होता है, और ऐसे इजीली आप लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को करेंगे। फिर जो नेक्स्ट होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में